आज है 15 मार्च और आज की खबरों पर जाने से पहले हम एक बार जो 14 मार्च को जो टेस्ट हुआ था वीकली टेस्ट करंट अफेयर का, उनमें करीब 400 लोगों से ज़्यादा लोगों ने भागीदारी निभाई थी। उनमें जो टॉप 20 आए थे, एक बार उनके नाम हम देख लेते हैं। देखिए, पढ़ते सारे लोग हैं, लेकिन बार बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन जो करेगा केवल उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं, ये तो क्लियर है। अब 30 नंबर का टेस्ट था, 30 क्वेश्चन थे, उनमें सिद्धार्थ सिंह के 29 सही गए, सेक के 29 सही गए, प्रियंका यादव 28 सही गए। इसका मतलब ये लोग काफ़ी पढ़ रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है। और इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इन लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो याद रखिए, इनकी मुझे कमेंट अक्सर मिलती रहती है। सेक हैं, सिद्धार्थ हैं, ये रोजाना वाले स्टूडेंट हैं। सोनी हैं, विपिन हैं, आकृति हैं, रोजाना पढ़ रहे हैं, ये तभी ऐसा पॉसिबल है। सूर्य कुमार गुप्ता जी हैं, इनका नाम सूर्य कुमार गुप्ता है, अक्सर ये शाम को कमेंट करते हैं। सुमेधा सिंह हैं, डिजिटल पाठशाला है, प्रीति मौर्य, अक्सर इनकी कमेंट आती रहती है। आकांक्षा मिश्रा, शिवकन्या, YS, प्रदीप, और ये सुमन गुप्ता मैम हैं, अश्विन, रश्मि पंत, विशाल यादव, इनकी कमेंट आती रहती है। और ये हमारे पेड ग्रुप के मेंबर भी थे। तो देखिए, अच्छे से पढ़िए, और हर थर्सडे और हर संडे टेस्ट होता है वीकली करंट अफेयर का, उसको अटेम्प्ट करिए। ये बहुत ज़रूरी है, टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिए। और इनकी तरह आप अच्छी रैंक लेके आइए, अच्छी रैंक लेके आइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की माजुली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत दिया गया है, भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है? वो असम की है, मणिपुर की है, नागालैंड की है, या मिजोरम की है? इसका उत्तर है असम। जी हाँ, माजुली पांडुलिपि जो है वो असम की है। देख लीजिए, माजुली पांडुलिपि जो पाल पेंटिक कला से प्रेरित है, और जो पाल साम्राज्य के बारे में बताया है, 8 से 12वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुई थी ये। इसकी विशेषता रंग, जीवंतता, विस्तृत कार्य और धार्मिक विषय हैं। ये हिंदू पौराणिक महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण की कहानियों को दर्शाती है। ये पेंटिंग मुख्य रूप से भगवान कृष्ण से संबंधित है, और अहोम राजाओं द्वारा इनको संरक्षण दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मार्च, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए कि कितनी मार्च से मार्च 2024 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है? 8 मार्च से 20 मार्च तक, या 13 मार्च से 27 मार्च, या 19 मार्च से 31 मार्च, या 9 मार्च से 23 मार्च? उत्तर है इसका 9 मार्च से 23 मार्च। जी हाँ, देख लीजिए, 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक देश भर में पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया है। देखिए, डेट मैं नहीं कहता ज़्यादा याद करो, लेकिन जो डेट मैं लेके आ रहा हूँ उनको जरूर याद करो, ये याद रखना, पोषण पखवाड़े की इस डेट जरूर याद कर लेना, ठीक है। देख लीजिए एक और चीज़ कि यह एक 15 दिवसीय पहल है जो पोषण आहार प्रथाओं, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पोषण के महत्व पर जोर देने और स्वस्थ खान पीन की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए है। अब आगे देख लीजिए, पोषण अभियान को वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल एजेंसी है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। उद्देश्य क्या है? देश में कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करना है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किस राज्य में किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, या पश्चिम बंगाल? जी हाँ, उत्तर है झारखंड। झारखंड की रांची में ये इसका शिलान्यास किया गया है। देखिए, रांची में देश की 5वीं वो पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कान्हा शांतिवनम जो हैदराबाद में है, में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव, जिसका आयोजन 14 से 17 मार्च 2024 तक किया जा रहा है, का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, भूपेंद्र यादव के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, या एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा? उत्तर है सी, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और देख लीजिए कि कान्हा शांतिवनम में 3000 एकड़ में 40,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान कक्ष, याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान कक्ष, निःशुल्क भोजन व डोरमेट्री से लेकर 4 स्टार होटल, कैंटीन, अत्याधुनिक आयुष, वेलनेस सेंटर, स्पोर्ट्स अकादमी, शिक्षण संस्थान आदि कई सुविधाएं इस कान्हा शांतिवनम में हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आप ये विशेष तौर पर याद रखना, इनमें से ये ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, बस इसमें ये याद रखना कि विश्व का ये सबसे बड़ा ध्यान कक्ष है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नींगल नालामा योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु सरकार ने शुरुआत की है इसकी। तमिलनाडु सरकार ने नींगल नलमा, क्या आप ठीक हैं? इसका मतलब ये होता है नींगल नलमा, ये तमिल है,
इसका मतलब है क्या आप ठीक हैं, योजना शुरू की है। नींगल नरमा योजना के तहत लोगों से उनके लाभ के स्तर के बारे में पूछताछ करने और विभिन्न सरकारी अनुमोदन से संबंधित किसी भी बाधा की पहचान करने, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको, उसके लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य विभाग सचिव, सचिवों और जिला प्रशासकों से सीधे संपर्क किया जाएगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ घरेलू मुद्राओं को बढ़ावा देने हेतु तथा सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता हस्ताक्षर किया है? पहला है मलेशिया, फिर है इंडोनेशिया, फिर है सिंगापुर या ब्रुनेई। इसका उत्तर है इंडोनेशिया। देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक और इंडोनेशिया ने सीमा पार लेन देन तथा स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च 2024 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और इंडोनेशिया के जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडोनेशिया, उसके जो गवर्नर हैं वो हैं पेरीवारजियो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इसका उद्देश्य भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया दोनों के बीच में अंतर समझ लेना। भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया और जो इंडोनेशिया की मुद्रा है वो है रुपया, रुपया नहीं है रुपया, के उपयोग को द्विपक्षीय रूप से बढ़ावा देना है। ओके, देख लीजिए आगे कि इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को प्रोत्साहन के साथ साथ वित्तीय एकीकरण को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। साथ ही निर्यातक और आयातक घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान पर कर सकेंगे। इस समझौते में दोनों देशों के बीच सभी चालू खातों में लेन देन और अनुमति प्राप्त पूंजी खातों से लेन देन और आर्थिक व वित्तीय अन्य लेन देन शामिल हैं। ये आपको पता होगा, चालू खाते, वित्तीय खाते, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का भाग होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, एक होता है पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, और एक होता है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। ठीक है, याद रखना भारत की जो रुपए की कन्वर्टिबिलिटी है ना, वो चालू खाते पर पूरी तरह से है, फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है, और जो पूंजी खाते पर है वो सिलेक्टेड है। समझें इस चीज़ का मतलब क्या है। चालू खाते का मतलब ये है कि इसमें ना लेन देन होता है किस चीज़ का, वस्तुओं का लेन देन होता है इसमें। इसको बोलते हैं इम्पैक्स यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसमें होता है वस्तुओं का। ठीक है, पूंजी खाते में क्या होता है, इसमें सर्विसेज वगैरह और कुछ चीज़ें जैसे कि FDI, FPI, इंश्योरेंस, और इसके अलावा तुम्हारा प्राइवेट रिमिटेंस जो होता है, यानी कि जो बाहर जो हमारे लोग यहाँ के जाते हैं वो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं यहाँ पर कमा के, प्राइवेट रिमिटेंस, तो ये सब इसमें आता है। जो सर्विसेज वगैरह भी कुछ होती हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में तो फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसका कोई इशू है नहीं। और FDI इसमें क्या है कि जो पूंजी खाता है इसमें रुपए की कन्वर्टिबिलिटी है ना वो 100% नहीं है। यानी कि भारत से कोई अगर चाहे कि मैं अपनी सारी संपत्ति बेच करके दूसरे देश में जाकर के खरीदूंगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सारा का सारा पैसा नहीं लेके यहाँ से जा सकते, क्योंकि ये इससे ना कई बार क्राइसिस जैसी इशू बन जाता है कि मतलब अचानक किसी ने, मान के चलो यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि अपना सारी संपत्ति बेच के कहा कि हम तो कनाडा में अपना खरीदेंगे सब कुछ। इससे क्या होगा कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है उस पर बहुत बड़ा भार आ जाएगा। वो फिर हमारे खुद के खरीदने के लिए कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसको ही सारा पैसा दे देंगे, तो इसलिए कुछ लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, और जो पूंजी खाता है इसमें जो FDI और FPI का नाम आया है, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई कंपनी बाहर से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने आएगी और वो कंपनी अगर किसी कंपनी का 10% से कम शेयर खरीदती है तो वो FPI होगा। लेकिन अगर वो कंपनी 10% से अधिक शेयर खरीदती है तो वो FDI होगा। समझ में आया? और उसमें भी FDI में भी जो FDI है, FDI में भी आपको पता होनी चाहिए, एक होता है ब्राउन फील्ड FDI और एक होता है ग्रीन फील्ड FDI। ठीक है, अब जो ब्राउन फील्ड FDI है उसमें क्या होता है कि भाई अगर कोई कंपनी आती है और पहले से ही यहाँ पर कोई कंपनी है और उसी का या तो वो अधिग्रहण कर लेती है या फिर उसी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये होगा ब्राउन फील्ड FDI। और जो ग्रीन फील्ड FDI है इसमें क्या है कि कंपनी एक नई कंपनी एस्टेब्लिश करेगी। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इससे ना रोजगार वगैरह उत्पन्न होंगे और ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि इस FDI को ग्रीन फील्ड FDI कहते हैं। ये बेसिक टर्म है, ये याद होना चाहिए आपको। चालू खाता यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हमने भी बताया था, इसमें वस्तुओं का होता है। अगर इसमें हमें घाटा हो रहा हो तो इसको CAD कहते हैं, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट। और इसको एक और बात को याद रखिए कि इसके साथ साथ अगर हमें राजकोषीय घाटा भी हो रहा हो
राजकोषीय घाटा भी हो रहा हो, यानी कि फिस्कल डेफिसिट भी हो रहा हो, तो इन दोनों घाटों को हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट ये सब आए हुए हैं एग्जाम में टर्म, इसलिए बोल रहा हूँ ये जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं सब की सब एग्जाम में आई हुई हैं, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि समय सीमित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रख्यात लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। लेखक को यह पुरस्कार किस विषय पर लेखन हेतु दिया गया है? प्राकृतिक आपदा पर लेखन हेतु, जलवायु परिवर्तन पर लेखन हेतु, महिलाओं के अधिकारों के लिए लेखन हेतु और धर्मनिरपेक्षता पर लेखन हेतु। उत्तर है इसका बी, जलवायु परिवर्तन पर लेखन हेतु। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए, प्रख्यात लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनको जो कैटेगरी है वो अकल्पनीय की कल्पना, इस विषय पर इनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। और अमिताभ घोष को वर्ष 2018 के 54वां के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। और इससे पहले उनके उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए 1990 में अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इस पर ये जो इरास्मस पुरस्कार है ना, ये इरास्मस पुरस्कार ये नीदरलैंड की एक संस्था है, प्रेमियम इरास्मियानम फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? टेलर स्विफ्ट, टाइगर वुड्स, मिशेल स्मिथ या जॉन डेव। उत्तर है इसका टाइगर वुड्स। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर ये गोल्फर हैं, याद रखना, टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। वुड्स को 2022 में विश्व गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत है, सऊदी अरब है, चीन है या पाकिस्तान है? आप सोच रहे होंगे सऊदी अरब है, लेकिन ये सऊदी अरब नहीं रहा, फिर से भारत का नंबर आ गया है, क्योंकि इससे पहले भी भारत का था, लेकिन उसके बाद में सऊदी अरब ने भारत को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब भारत फिर से पहले नंबर पर आ गया है। देख लीजिए एक बार फैक्ट्स को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने 11 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश है। 2014 से 18 और 19 से 23 के मध्य भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। और रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत का सबसे मुख्य आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है हथियारों के मामले में। हालांकि 1960-64 के बाद यह पहली बार है जब भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से कम रही है। तो रूस की हिस्सेदारी भी घटी है, लेकिन उसके बावजूद रूस आज भी पहले नंबर पर है भारत को एक्सपोर्ट करने वाला हथियार। भारत ने कुल हथियार आयात में 36% हथियार रूस से प्राप्त किए हैं, यह याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का हथियार आयात 43% बढ़ा है, जबकि चीन के द्वारा किए गए हथियारों के आयात में 44% की कमी आई है, क्योंकि ये चीन खुद ही अपने हथियार बना रहा है। सिप्री के बारे में समझ लीजिए। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। सिप्री का जो मुख्यालय वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का वो ये है कि हाल ही में किसे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हंसराज गंगाराम, किशोर मकवाना, इकबाल सिंह लालपुरा या इनमें से कोई नहीं। आप इनमें से उत्तर चुनिए और कमेंट में ना अपना जरूर उत्तर लिखा करिए, इससे मेरे दिमाग में रहता है कौन रेगुलर है और कौन रेगुलर नहीं है। ठीक है, और कल का जो प्रश्न है उसे और देख लेते हैं। हाल ही में लचित बोरफुकन की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? कल का प्रश्न था, लोगों ने इसका अरुणाचल भी आंसर दिया था, गलत है वो, इसका उत्तर है असम। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ओके, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।